हेलो स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में मैं हरदेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में व्यवसाय अध्ययन के लेसन 2 के अंदर प्रबंध की विशेषताएं पढ़ी थी, जिसका लास्ट पॉइंट हमारे व्यवसाय की सहायक क्रियाएं था, जिसको हमने ट्रिक से TBI ऐसे के माध्यम से समझा था। तो चलिए अब उसके आगे के पॉइंट को समझने के लिए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा 7वां पॉइंट है नियमन एवं वैधानिकता। नियमन का अर्थ होता है नियम, और वैधानिकता में जो शब्द है वो है विधान या वैधता। यानी भारतीय कानून संविधा के अनुसार कुछ कानून और कुछ नियम व्यापार करने के लिए भी बनाए गए हैं। हम इसके अर्थ को भी समझेंगे साथ में कि नियमन और वैधानिकता में जो हमारा व्यवसाय है वह व्यापारिक कानून और अधिनियम बनाता है और उनका पालन करने के लिए बाध्य करता है। हमारे सामने वर्तमान में कुछ नियम कानून चल रहे हैं, जैसे साझेदारी अधिनियम। यह साझेदारों के लिए बनाया गया नियम है 1932। और एक आप भी जानते हो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। यह जो नियम है उपभोक्ताओं को उनके प्रति होने वाले शोषण के प्रति संरक्षण प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है कि यह व्यापार में कानून और अधिनियम बनाए ताकि लोगों का भला हो सके और उसका पालन करना सुनिश्चित करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। देखिए, आप 11th के नए स्टूडेंट हैं, आपके लिए कॉमर्स विषय नया हो सकता है, लेकिन इसमें आने वाले जो कंटेंट विषय वस्तु है वह आपके लिए पुरानी है, आप उन्हें पहले से ही जानते हैं। हम केवल उन्हीं ही बातों की चर्चा करेंगे और उन्हें सरल शब्दों में समझेंगे ताकि आपका ये विषय और आसान हो जाए आपके लिए। तो इस पॉइंट के अंदर ये समझाया गया है कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना व्यवसाय का उत्तरदायित्व है। अब व्यवसाय की आवश्यकताएं किस आधार पर होती है, उन आधारों को भी समझते हैं। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि समाज के अंदर काफ़ी सारे वर्ग होते हैं। हर वर्ग की अपनी अपनी इच्छाएं होती है, अपनी अपनी रुचि होती है, अपनी अपनी पसंद होती है और अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। तो यहाँ पे व्यवसाय जो है इन समाज की सभी प्रकार की इच्छा, रुचि, पसंद, आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन करने का कार्य करता है और उत्पादन करने के बाद वितरण करने का कार्य भी करेगा। यानी ये 2 कार्य मुख्य रूप से व्यवसाय के द्वारा किए जाते हैं। तो हम यहाँ समझेंगे आवश्यकताओं की पूर्ति इन 2 तरीकों के माध्यम से की जा सकती है। कुछ व्यक्ति शर्ट पहनना पसंद करते हैं, कुछ टी-शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं, और कुछ व्यक्ति कार चलाना पसंद करते हैं, कुछ पैदल चलना, कुछ बाइक चलाना पसंद करते हैं। तो हर व्यक्ति की पसंद रुचि के अनुसार उन वस्तुओं का उत्पादन करना और उन्हें समाज के लोगों तक पहुँचाने का काम व्यवसाय करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए पूंजी की आवश्यकता। हर व्यवसाय को अपना व्यवसाय निरंतर और क्रियान्वित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। यह पूंजी मुख्य रूप से 2 कारणों से प्रभावित होती है। वह कारण कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है व्यवसाय की प्रकृति। हमारा व्यवसाय किस प्रकृति का है, किस आधार का है, एक तो यह कारण उसे प्रभावित करता है। दूसरा कारण जो है वह है व्यवसाय का आकार। हम बात करते हैं प्रकृति की, तो प्रकृति में हमारे व्यवसाय का नेचर कैसा है। हम एकल व्यवसाय चलाना चाहते हैं, साझेदारी व्यवसाय चलाना चाहते हैं, कंपनी निर्माण करना चाहते हैं, या सहकारी समितियों के माध्यम से व्यवसाय करना चाहते हैं। जैसी हमारे व्यवसाय का नेचर, प्रकृति होगी, उसी के अनुसार हमें पूंजी की आवश्यकता भी होगी। दूसरा हम देखते हैं व्यवसाय का आकार। अगर हम हमारे घर के अंदर छोटी दुकान लगाते हैं तो वहाँ पे हमें 50,000 80,000 रुपये में हमारा व्यवसाय चल सकता है। लेकिन अगर हम उससे बड़ा और मार्केट में जाकर के अपनी दुकान लगाएं तो वहाँ हमें 2 से लेके 4 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। और अगर हम बड़े बड़े मॉल्स बना करके व्यवसाय करना चाहें तो उसके लिए हमें लाखों करोड़ों रुपए की आवश्यकता होगी।
तो हम कह सकते हैं जैसे व्यवसाय का आकार होगा वैसी ही हमें पूंजी की आवश्यकता भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए व्यावसायिक वातावरण से प्रभावित होना। एक व्यापार हमेशा अपने चारों तरफ से घिरे व्यावसायिक वातावरणों से प्रभावित होता है। ये व्यावसायिक वातावरण कौन से होते हैं, चलिए समझते हैं। अगर हम माने ये हमारा व्यवसाय है, यानी कि हम इसे एक फर्म कहेंगे, और ये फर्म चारों तरफ किसी न किसी वातावरण से घिरी हुई है। अब इसमें मुख्य घटक कौन कौन से हैं वातावरण, व्यावसायिक वातावरण के, तो उसे देखो याद करने की एक ट्रिक है स्टूडेंट, आप उसे याद ध्यान रखें, इस ट्रिक को आप लिख लेना। इस ट्रिक को कहते हैं आसार तक। इस आसार तक ट्रिक के द्वारा आपको जितने भी हमारे व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले घटक हैं हम उन्हें अच्छे से और क्रम से याद रख सकते हैं। चलिए उसके अनुसार लिखते हैं। ऐसे बना हमारा आर्थिक वातावरण, से बना हमारे सामाजिक, से बना हमारे राजनीतिक, तय से बना हमारे तकनीकी वातावरण, और कैसे बना हमारे कानूनी वातावरण। यानी हम कह सकते हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी और कानूनी, ये सभी हमें किसी न किसी रूप से व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और उनकी क्रियाओं को अपने कार्यों द्वारा प्रभावित करने का कार्य करते हैं। आर्थिक में अर्थ यानी कि पूंजी से संबंधित है, समाज भी हमें प्रभावित करता है, राजनीतिक कारण यानी जब सरकार बदलती है तो अपनी नई नीतियाँ लेके आती है तो उन नीतियों के द्वारा भी व्यवसाय प्रभावित होता है। हमारे व्यवसाय को काम में लेने के लिए तकनीकी, मशीनें, मेथड्स बदलते रहते हैं, ये मेथड्स भी हमें प्रभावित करते हैं। और कानून के द्वारा भारत सरकार, जैसे हम भारत में रहते हैं, भारत सरकार अगर कोई व्यवसाय से संबंधित कानून लेकर के आए तो वह कानून भी हमें प्रभावित करता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी, जीएसटी से पहले की कार्य व्यवसाय के अलग थे और जीएसटी आने के बाद हमारे कार्य अलग हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए अनुसंधान के कार्यों पर बल देना। अनुसंधान को हम रिसर्च भी कह सकते हैं। हम यहाँ ये समझेंगे कि कोई भी व्यावसायिक संस्था जब किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन और निर्माण करती है तो वह लगातार उस वस्तु के अंदर अनुसंधान करने का कार्य भी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी ने सर्वप्रथम ये एक पेन बनाया और इस पेन को बनाने के बाद उसके अंदर क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, जैसे कि मैं इस पेन का उपयोग कर रहा हूँ और इस पेन का उपयोग करने के बाद मुझे यूज़ करते समय कुछ कठिनाइयाँ अनुभव हुई, तो मैं उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कंपनी से संपर्क करूंगा और कंपनी अनुसंधान के माध्यम से उन समस्याओं का निराकरण करके उस प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने का काम करती है। तो इस पॉइंट में केवल अनुसंधान के कार्यों पर बल देने का बात समझाई गई है। मानवीय संसाधनों का विकास हम 3 बिंदुओं के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है हमारे रोजगार में वृद्धि करना। हम अपने श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा है शिक्षण का कार्य। तीसरा है हमारे लिए प्रशिक्षण का कार्य। संस्था में देखो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि एक स्वामी होता है, स्वामी के अलावा हमारी संस्था में प्रबंधक होते हैं, प्रबंधकों के अलावा हमारे पास श्रमिक भी काम करते हैं। तो हम इन दोनों लोगों के लिए तो रोजगार के साधन उपलब्ध करेंगे, लेकिन प्रबंधकों के लिए हमें शिक्षण का कार्य करना होता है और श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग भी हम इसे कह सकते हैं। तो आपको यहाँ ये ध्यान आया कि हम प्रबंधकों के लिए शिक्षण यानी कि हम इसे वर्कशॉप्स भी कह सकते हैं, काम करने का तरीका, इसमें स्किल्स जो है वो सिखाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। हमने मानवीय संसाधन तो देख लिए, लेकिन भौतिक संसाधन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण उपयोगी हैं। देखिए, हमारे पास भौतिक संसाधनों में प्राकृतिक साधन होते हैं, जैसे कि हमें ये वन से प्राप्त हो सकती है, चाहे वह लकड़ियाँ हैं, संपदा है, खनिज पदार्थ हैं हमारे पास, और पानी यानी कि मिनरल्स के तौर पर हम इसे उपयोग में लेते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे लिए ठोस, द्रव और गैस के रूप में उपलब्ध होती है।
इन सभी चीज़ों को व्यापार के द्वारा क्या किया जाता है, विदोहन यानी कि खनन का कार्य किया जाता है। इन सभी चीज़ों को विदोहन करके हम लेकर के आते हैं, इससे वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और फिर हम उसका क्या करेंगे, समाज के लिए वितरण करेंगे ताकि समाज को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए अधिक उत्पादन का उपयोग करना। अधिक उत्पादन से तात्पर्य है जब व्यावसायिक इकाइयाँ उत्पादन का कार्य निरंतर करती है तो वह आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन लगातार करती रहती है। तो उस स्थिति से बचने के लिए हमारे लिए व्यवसाय क्या महत्व रखता है हम देखेंगे। इसे हम निम्न चार्ट के माध्यम से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर कोई संस्था या फैक्ट्री आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करती है तो उत्पादन करने से वह माल बहुत ज़्यादा वहाँ बन जाएगा उस क्षेत्र के अंदर। तो यानी बहुलता क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे माल अपनी मांग के अनुसार बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो कंपनियाँ क्या करती है, व्यवसाय क्या करता है, इस बहुलता वाले क्षेत्र से उस माल को कहाँ भेज देता है, अल्प क्षेत्र में, यानी वह स्थान जहाँ पर वह माल कभी ना गया हो और ना बेचा गया हो। तो फिर वहाँ पे उन उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं को वहाँ पे भेज दिया जाता है। ऐसा करने से स्टूडेंट्स एक फ़ायदा होता है, वह फ़ायदा अल्प क्षेत्र के लोगों को क्या मिलता है कि वस्तु समानता का विकास हो जाता है। वस्तु समानता का मतलब है कि ऐसी वस्तुएं जो एक क्षेत्र में तो मिल रही है लेकिन दूसरे क्षेत्र में नहीं मिल रही है। तो अधिक उत्पादन का उपयोग करने से क्या होता है, व्यवसाय उन दोनों स्थानों में वह वस्तु की उपलब्धता प्रदान कर देता है। दूसरा कारण है कि जब वस्तुएं एक स्थान पे जितनी मांग है उतनी बनने के बाद अतिरिक्त को और मांग वाले क्षेत्र में भेज दिया जाए तो हमारा जो उत्पादन अधिक हो रहा था वह सीमित हो जाएगा और हमें और ज़्यादा उत्पादन करने की आवश्यकता होगी। तो दूसरा है उत्पादन की उपयोगिताओं में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए जीवन स्तर में वृद्धि होना। एक व्यवसाय जन सामान्य और समाज की जीवन स्तर में वृद्धि करने का भी कार्य करता है। जैसे कि एक व्यापार जो वस्तुओं का उत्पादन और वितरण करता है उससे क्या होता है, रोजगार में वृद्धि होती है। जब मार्केट में नई नई दुकानें या नई नई फैक्ट्रियां डेवलप होगी, विकसित होगी, तो वहाँ काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता भी होगी, तो वहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो समाज में रोजगार की वृद्धि भी व्यवसाय के या व्यापार के द्वारा की जाती है। दूसरा है आय में वृद्धि। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आय में भी वृद्धि होने की जो क्षमता है वह बढ़ जाएगी। तीसरा है क्रय शक्ति में वृद्धि। जब व्यापार नए नए बनते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो उस स्थिति से नई नई वस्तुएं भी उत्पादित की जाती है। तो लोग हमेशा नई वस्तुओं को खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो लोगों की क्रय करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। जैसे किसी व्यक्ति की आय जैसे जैसे बढ़ती है तो उसकी क्रय करने की शक्तियाँ भी लगातार बढ़ती रहती है। फिर है आयात और निर्यात क्रियाओं के द्वारा वृद्धि। हम जब आयात और निर्यात की क्रियाएं करती है तो अलग अलग देशों की वस्तुएं हमारे देश में आती है और हमारे देश की वस्तुएं अन्य देशों में जाती है। इसका एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं कि जीवन स्तर में वृद्धि कैसे होती है। कि हमारे पास जितनी भी फल सब्जियां हैं वो मौसम के अनुसार मिलती है, लेकिन वर्तमान समय में आयात निर्यात नीति के द्वारा आज हम किसी भी सब्जी या फल को 12 महीने प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह सीजन में हो या आउट सीजन की हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए उत्पादन में विशिष्टीकरण करना। विशिष्टीकरण को हम स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो संस्था में विशिष्टीकरण जो है वह 3 हिस्सों में होता है। पहला है हमारे लिए श्रम, दूसरा है सामग्री और तीसरा है उत्पादन। हम इसमें विशिष्टीकरण यानी क्लासिफिकेशंस, वर्गीकरण कर लेते हैं कि हम जो श्रम है हमारा वो किस प्रकार का होगा, हमारी जो सामग्रियां हैं हम किस प्रकार के उपयोग में लेंगे, और उत्पादन जो है हम केवल किन वस्तुओं का ही उत्पादन करेंगे। अपने उत्पादन, श्रम और सामग्रियों को अलग अलग हिस्सों में बांटना ही विशिष्टीकरण कहलाता है। इन्हें हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सर्वप्रथम श्रम को अगर हम बांटें तो हमारे लिए श्रमिक जो होते हैं वह कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की कैटेगरी होती है। तो हम इनको कैटेगरी वाइज अनुसार विशिष्ट कार्य सौंपते हैं। जैसे कुशल श्रमिक होते हैं
तो कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जिन्हें मशीन चलाना आता है, मशीनें भी अलग अलग तरह की होती है, तो हर एक मशीन के लिए एक अलग जो श्रमिक होता है उसे रखा जाता है। तो विशिष्ट कार्यों यानी उन्हें अपना एक स्पेशलाइजेशन कार्य बांट दिया जाता है। जैसे कि डॉक्टर होते हैं तो सभी डॉक्टर हर बॉडी के हर पार्ट का इलाज नहीं कर सकते। जैसे कुछ स्पेशलिस्ट जैसे हार्ट के होते हैं, कुछ हमारे सिर मस्तिष्क के लिए होते हैं, कुछ आँखों के डॉक्टर होते हैं। तो हम कह सकते हैं हर कार्य के लिए एक स्पेशल डॉक्टर होता है। तो यहाँ पे भी वही कैटेगरी देखी गई है। सामग्रियों को बांटें तो हमारे पास अलग अलग सामग्रियाँ हैं। आप देखेंगे कि हम यहाँ पे एक मंडियों की बात कर रहे हैं कि हर एक प्रकार के लिए अलग मंडी बनाई गई है। अनाज के लिए मंडी अलग होती है, फूलों के लिए अलग होती है, फल के लिए अलग होती है, सब्जी के लिए अलग होती है। आपको जैसी आवश्यकता है आप उसी मंडी में जाके वैसी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है उत्पादन की दृष्टि से। उत्पादन की दृष्टि से हम समझेंगे कि कपड़े बनाने वाली कंपनियां, एक फैक्ट्री कपड़े बनाती तो बहुत तरह के कपड़े बनाती, लेकिन वो अपना विशिष्टीकरण कर लेती है। जैसे कपड़ों में कुछ कंपनियां केवल साड़ी का निर्माण करती है, वो कुछ और कपड़े नहीं बनाती है। कुछ कंपनियां केवल जींस का निर्माण करती है, तो वह कंपनियां बाकी के प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, वह केवल जींस के ही प्रोडक्ट बनाती है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अगर हम देखें तो बाइक और कार के जितने भी कल पुर्जे होते हैं वह सभी अलग अलग जगह बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें एक जगह नहीं बनती है। जैसे हीरो कंपनी जो है वह गाड़ी बनाती है, बाइक बनाती है, लेकिन वह उसके टायर्स नहीं बनाती, वह टायर किसी और कंपनी से बनवा करके खरीदती है। तो यहाँ पे ये विशिष्टीकरण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए व्यावसायिक शिक्षा में विकास करने का कार्य करना। जैसे शिक्षा हर क्षेत्र के लिए अलग अलग होती है, इंजीनियर्स डॉक्टर के लिए, उस प्रकार व्यवसाय के लिए भी शिक्षा अलग होती है। यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे प्रबंध विज्ञान सिखाना, लेखांकन का कार्य सिखाना, बीमा के क्षेत्र की शिक्षा और कानून के क्षेत्र की शिक्षा। इन अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा देकर प्रबंधकों को उच्च शिक्षित किया जाता है, ताकि वे व्यवसाय के लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति में सही प्रकार सहायता कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए सांस्कृतिक विकास करने के हेतु व्यवसाय का महत्व। सांस्कृतिक विकास का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक इकाइयाँ अन्य देशों के साथ आयात निर्यात नीति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती है, तो वह अपने देश की संस्कृति दूसरे देश में भी ले जाती है और वहाँ की संस्कृतियों को अपने देश में भी लेकर के आती है। जैसे हम यहाँ समझेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयात निर्यात के द्वारा वह अपनी वस्तुओं सेवाओं को बेचने के साथ साथ वहाँ की सांस्कृतिक विचार भी लेकर के आते हैं। जैसे हमारे देश में अलग अलग जगहों, अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग उत्सव बनाए जाते हैं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं हमारे वहाँ पे संपूर्ण भारत के जो उत्सव हैं उन्हें मनाया जाता है। हम डांडिया उत्सव भी मनाते हैं, ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ये सारे उत्सव हम अच्छे धूमधाम से मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए नवीन वस्तुओं की खोज करना। देखिए, हमारा जो वर्तमान युग है वह वैज्ञानिक युग है, यानी हर बार यहाँ कुछ ना कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नया नया परिवर्तन और कुछ नवीन वस्तुओं की खोज की जाती है। अब नवीन वस्तुओं की खोज हमारे लिए तब तक महत्व नहीं रखती है जब तक उसे हम जन सामान्य यानी समाज की जनता तक न पहुंचा दें। तो समाज की जनता तक उन वस्तुओं की खोज करके उन्हें पहुंचाने का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? व्यवसाय के द्वारा किया जाता है। व्यवसाय किस प्रकार से नवीन वस्तुओं की खोज कर उन्हें समाज तक पहुंचाता है, तो एक उदाहरण लेते हैं हम। सबसे पहले हाथ धोने के लिए पुराने समय में लोग मिट्टी का प्रयोग करते थे पानी के साथ। फिर जैसे पहले नंबर पे हम कहेंगे मिट्टी, उसके बाद सोडा युक्त जो साबुन आया था उसे हम 2 नंबर पे रखेंगे कि मिट्टी के बाद कंपनियों ने, व्यापार ने साबुन का निर्माण किया जिसमें सोडे की मात्रा अधिक थी, लोगों के हाथ कटने लग गए। फिर बाद में उन्होंने कम कठोर साबुन का निर्माण किया और ये साबुन बनने के बाद धीरे धीरे इससे आगे बढ़ते हुए हम पेपर साबुन की ओर आए, यानी पेपर की जैसे साबुन आता है पानी के संपर्क में आने से वह मेल्ट हो जाता है और हम हमारा कार्य कर लेते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे आया तरल साबुन। तरल का मतलब होता है लिक्विड सोप, जैसे कि हम देखते हैं डिटॉल वगैरह के, लाइबॉय के लिक्विड सोप आते हैं। और वर्तमान कोरोना संकट को देखते हुए अब जो है हमारे सामने
इसके बाद छठे नंबर पे आया है सैनिटाइज़र, जिसमें पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है, हम हमारे हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए आर्थिक विकास का मापदंड। किसी भी देश के अंदर उसका विकास कितना है या आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है, वह व्यापार पर ही निर्भर करती है। तो हम संक्षेप रूप में कह सकते हैं कि किसी भी देश के अंदर व्यवसाय की स्थिति जितनी आर्थिक रूप से अच्छी होगी, वहाँ उतनी ही उस देश का आर्थिक विकास भी उतना ही अच्छा चलेगा। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक धन्यवाद।